कल हमने क्या पढ़ा था? कल नहीं, परसों पढ़ा था ना हमने, परसों क्लास की थी। परसों हमने एक ही टॉपिक डिस्कस किया था, बताओ क्या डिस्कस किया था? यही पढ़ा था हमने। क्या होता था यूक्लिड डिवीजन लेमा? बोलो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हाँ तो शादी करो। Limit is a proven statement that states that for a pair of positive integers a and b, there exists a unique pair of integers q and r such that a is equals to bq plus r, where a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is unit. हाँ ठीक है, वेरी गुड। हम लोगों ने एक ही चीज पढ़ी थी, डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड वो किसके इक्वल होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। जिसमें हमें पता है कि भाई हम डिवाइड करते हैं, ये इसके अंदर जो लिखते हैं वो होता है आपका डिविडेंड, बाहर जो होता है वो क्या होता है? डिवाइजर। यहाँ पे आप क्या लिखते हो? क्वोशिएंट, और जो बचता है आपका वो पार्ट क्या होता है? आपका रिमाइंडर, ठीक है। और इसको हम लोगों ने एक जनरल फॉर्मेट दे दिया था, नाम दे दिया था भाई ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहां ए आपका डिविडेंड है, बी आपका डिवाइजर है, क्यू आपका क्वोशिएंट है और आर क्या है? रिमाइंडर। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि आपको रिमाइंडर का ध्यान होना चाहिए कि रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आप ले सकते हो। जैसे हमने कल परसों भी डिस्कस किया था, आर की जो वैल्यू है वो कम से कम 0 हो सकती है या उससे बड़ी होगी, और छोटी किससे होगी? जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटी होगी, ठीक है। क्लियर है? हम लोगों ने यही चीजें डिस्कस की थी, इसके अलावा कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। और एक चीज और भी की थी, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब नेक्स्ट देखो, आज का जो आपका मेन टॉपिक है, अच्छा देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी जो हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है, तो प्रूविंग के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अब इसको कैसे करोगे? हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि कोई भी नंबर किस तरीके से लिखा जा सकता है। मान लो कोई एक नंबर है a, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2q और 2q प्लस 1 में लिख सकते हैं क्या? फॉर्मेट में। ये भी हमने परसों वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। कैसे किया था हमने? लेमा यूज करके किया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अगर मैंने a को 2 से डिवाइड किया, उस टाइम पे डिवाइजर आपका क्या है? 2, तो कैसे लिख सकती हूँ? a को 2q प्लस में r। अब r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? r की वैल्यू जाएगी 0 से बड़ी या उससे इक्वल, या फिर छोटी किससे होगी? 2 से। तो हमने दो पॉसिबल केसेस डिस्कस किए थे। केस 1 में क्या था भाई? r हम ले लेते हैं 0। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था, r हम क्या ले लेते हैं? 1। 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। तो इन दो केसेस के लिए हमारे पास दो आंसर्स आए थे कि अगर मैं 0 लेती थी तो मेरे पास आंसर मिला था 2q, और अगर मैं 1 लेती थी तो मुझे आंसर मिला था 2q प्लस 1। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें देखने से ही पता चल रहा है, ये वाला जो फॉर्मेट है ये कैसा रहा होगा? इवन। और ये वाला जो फॉर्मेट है ये कैसा रहा होगा? ऑड। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो कैसा बन जाता है? इवन बन जाता है। अब यहाँ पर तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये नंबर इवन बन गया, उसमें तुमने 1 ऐड कर रखा है, ठीक है। तो कोई भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दोगे तो कैसा बन जाएगा वो नंबर? ऑड, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम इन दो तरीकों से लिख सकते हैं, 2q के फॉर्मेट में और 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में। अब मेरे को क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ, यहाँ मैं कौन से वाला फॉर्मेट यूज करूंगी इन दोनों में से? पहली स्टेटमेंट में कुछ लिखा हो, हाँ तुषार बोलो। 2q प्लस 1। हाँ, इसने बोला है कि x एंड y कुछ नंबर्स हैं आपके बहुत ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अगर मैं अपना फॉर्मेट यूज करूंगी तो मुझे ऑड पॉजिटिव इंटीजर वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। ऑड नंबर इसमें से कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो मैं अपना नंबर किस फॉर्मेट में लूंगी? 2q प्लस 1 फॉर्मेट में लूंगी। अब देखो दो नंबर्स हैं x एंड y। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों को ही हम लोग 2q प्लस 1 लिख देंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो x को मैंने क्या मान लिया? 2n प्लस 1, और y को मैंने क्या मान लिया? 2n प्लस 1। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब इसने बोला है हमको क्या शो करना है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो इवन आएगा, लेकिन वो डिविजिबल नहीं होगा किससे? 4 से।
तो हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो निकाल दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू डाल दो, क्या है 2m प्लस 1 इसका स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू डाल दो, क्या है 2n प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है तुमने अभी? पढ़ी होंगी Yes, ma'am. A square plus B square plus 2AB. प्लस 2ab, ठीक है। वैसे देखो जब भी तुम बुक्स में देखोगे ना तो ये इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। अभी 11th क्लास में भी तुम जाके एक बाइनोमियल नाम से चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर दोनों ठीक है, ठीक है। तुम लोग याद इस तरीके से करते हो कि याद बहुत जल्दी हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली ऑर्डरली फॉर्मेट में इसको लिखो तो ये ऐसे लिखा जाता है, 2ab वाली टर्म बीच में आती है। जो पूरा चैप्टर है बाइनोमियल वो इस ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर तुमने ऑर्डर बदल दिया ना तो चैप्टर की मतलब चैप्टर ही बेकार हो जाएगा, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पर अभी के लिए तुम इसको याद करके रखो जैसे भी तुमने कर रखा है, ठीक है। ये चीज तुम्हें लगनी पड़ेगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है ना। इसको ऐसे निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, मल्टीप्लाई करके यही चीज आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर दो, a स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है 2m और b कितना है 1। सेम आपको क्या करना है, सेकेंड वाले में लगानी है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2n, ठीक है। तो ये कितना बन गया 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. अच्छा अब क्या करोगे, जो सेम सेम सी तुम्हें टर्म्स लग रही है ना उनको एक साथ लिख लिया करो। जैसे हमें स्क्वायर वाली दिख रही है, ठीक है, जिन पे पावर 2 है तो इनको एक तरफ ले लिया मैंने, और फिर मेरे को ये mn जिनमें पावर 1 है वो एक तरफ ले लिया, और जो कांस्टेंट पार्ट बच गया जिसमें कुछ भी तुम्हें वेरिएबल नहीं दिख रहा है mn वगैरह, उसको अलग से ले लिया। क्या है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से तुम्हें 4 कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या बच जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है 4, तो अंदर बचेगा m प्लस n, और एक लास्ट में आपका क्या बच गया 2, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है पूरे में से? 2 कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू में m प्लस n और प्लस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ से तो आपको ये आइडिया हो गया कि ये इवन हो गया नंबर, क्यों? क्योंकि 2, अब ये mn कुछ भी हो यहाँ पर, तुमने इस पूरे नंबर को, इस पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो पक्के से ये क्या बन गया, इवन तो बन गया। क्या ये डिविजिबल है 4 से? देखो डिविजिबल बाय 4 के लिए तुम यहीं से चेक कर लो। इस बार तुम क्या करो, इस वाले पोर्शन से 4 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस में m प्लस n और प्लस 2, ठीक है। तो क्या ये पोर्शन डिविजिबल है 4 से? भाई इतना पार्ट तो डिविजिबल है, ठीक है। ये 2 क्या है आपका एक्स्ट्रा है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे, अगर तुम्हें पूरा ऐसा दिखे ना पूरे ब्रैकेट के बाहर 4 लगा हुआ है तो तुम बोल देना कि 4 से डिविजिबल है। कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ दिख जाए, जैसे तुम्हें 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट डिविजिबल है 4 से। तो क्या आ जाएगा आंसर? हमने इवन तो प्रूव कर दिया क्योंकि हमारा 2 का मल्टीपल आ रहा था, इवन तो है बट डिविजिबल बाय 4 नहीं है, ठीक है। कर लोगे आगे? ठीक है, देखो अब आगे देखो, ये खुद थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब बताओ, तुम बताओ इसको कैसे करोगे। आपको ये डिविजिबल बाय 2 दिखाना है। देखो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n दो तरीके से लिखा जा सकता है, 2q और 2q प्लस 1 फॉर्मेट में। देखो लिखा तो इसमें भी जा सकता है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ऐसे ही 4 में भी लिखा जा सकता है 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। आगे 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, कितने में भी लिख सकते हो तुम। लेकिन तुमको ये देखना है कि यहाँ पर किससे काम चल जाएगा, किससे चल जाएगा यहाँ पर काम। डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करनी है, इसी से चल जाएगा काम। इतने बड़े बड़े लिखने की जरूरत है क्या? जब छोटे से काम चल रहा हो तो बड़े वालों की यूज करना है।
तो देखो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि भाई कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, उसको मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, या तो 2q का फॉर्मेट होगा या 2q+1 का फॉर्मेट होगा। तो केस 1 में क्या ले लेती हूँ, अगर नंबर मैंने क्या ले लिया 2q, ठीक है, तो n² - n क्या हो जाएगा, 2q का स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4q² - 2q। क्या इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2q² - q। दैट मीन्स तुमने बता दिया अगर 2q टाइप का फॉर्मेट रहेगा नंबर का तो वो डिविजिबल है किससे, 2 से। तुम्हें दिख रहा है ये डिविजिबल है 2 से। अब तुम अपनी Yes, कॉपी में कैसे लिखते हो, इसको तुम मान लेते हो भाई 2q² - q को एक और इंटीजर मान लेते हो m, और इसको फिर लिख देते हो 2m। फिर आगे तुम लिखते हो कि भाई ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 2 से क्या है, डिविजिबल है। ये था केस 1 जब n की वैल्यू 2q थी। अब केस 2 क्या ले लोगे, 2q+1 ले लोगे n की वैल्यू। n की वैल्यू 2q+1 लोगे तो n² - n कितना आएगा, 2q+1 का स्क्वायर माइनस 2q+1। अब फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन हो रही है, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो क्या, a² मतलब 4q, b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 4q माइनस, अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे तुम्हारे, तो -2q - 1। ये 1 से तो 1 कट ही गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, बच क्या गया 4q + 4q कितना बनेगा 8q, और माइनस क्या है 2q, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 6q। 6q को तुम क्या लिख सकते हो, 2 × 3q लिख सकते हो क्या, yes, लिख सकते हो। दैट मीन्स ये 2 का डिविजिबल मतलब 2 का मल्टीपल है, या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल दो कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल किससे होगा, 2 से होगा। क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो ये तो छोटे छोटे थे, मान लो आपको थोड़ा बड़ा मिल जाए क्वेश्चन, ये बताना तुम मुझे, इसमें सिर्फ इतना बताना कि तुम कौन से वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। देखो ये वाला नहीं, एक सेकेंड, ये बताओ, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer m। अब देखो यहाँ 3m और 3m+1 की बात हो रही है, ठीक है, तो अब तुम्हें सोचना है तुम कौन सा फॉर्मेट लोगी, कौन सा फॉर्मेट ले, बताओ, सोच के बताओ किस तरीके के नंबर्स लूं मैं, क्या 2q+1 वाले नंबर्स लूं, या 3q 3q+1 3q+2 वाले नंबर्स लूं, कैसे नंबर्स लूं। हाँ बेटा बोलो, हाँ, मुकेश आप बोलो इस बार। 3q and 3q+1। अब तुम्हें दिख रहा है इधर 3 में है जो भी तुम्हें प्रूव करना है, तो तुम 3 वाला फॉर्मेट लो, तुम 2 वाले फॉर्मेट से कैसे पहुंचोगे 3 पे। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसमें तो लैंग्वेज भी लिखी हुई है कि तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, एक क्वेश्चन में लैंग्वेज देख लेना, जैसे इसमें प्रॉपर में पूरा लैंग्वेज दिखा देती हूँ तुम्हें करना कैसे अटेम्प्ट। तुम क्या करोगे, लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अब एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी को मैंने क्या मान लिया 3, जो ये 3m वाला फॉर्मेट है ये कैसे आता है, अगर मैंने x कोई पॉजिटिव इंटीजर माना है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी 3 से, तभी तो मैं x को ऐसे लिख सकती हूँ 3q+r, यस और नो, ठीक है। yes, अब यहाँ पर केसेस क्या बनेंगे, r की वैल्यू जाएगी 0 से मतलब 0 के इक्वल या उससे बड़ी, या फिर 3 से छोटी, क्योंकि डिवाइजर इस बार क्या है 3। फिर तुम केस बनाते हो, केस 1 क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0, केस 2 क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 1, केस 3 क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 3, ठीक है। इन तीनों केसेस के लिए तुम वैल्यू निकाल लेते हो x की, क्या क्या निकलेगी, जब r 0 है तो यहाँ 0 पुट करोगे तो क्या निकलेगा 3q, जब r 1 है इधर 1 पुट करोगे तो क्या निकलेगा 3q+1, और जब r अच्छा 2 3 नहीं इधर 2 आएगा, जब r 2 है इधर r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा x = 3q+2। दैट मीन्स ये 3 तरीके हैं 3 की टर्म्स में नंबर को लिखने की, ठीक है। अब यही चीज ये आपको यहाँ करके दिखाएंगे, क्या बोल रहे हैं, ये बस लैंग्वेज देख लो। सबसे पहले तुमने क्या किया, x p यानी पॉजिटिव इंटीजर और b को क्या ले लिया 3। अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, x किसके इक्वल हो जाएगा, x = 3q+r, जहां पर r किसके इक्वल होगा, r पे कंडीशन लगा देना भाई 0 के इक्वल है, उससे बड़ा होगा या फिर लेस देन क्या होगा 3। इसके बाद तुम 3 केसेस बना दोगे कि r की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, सारी वैल्यूज पुट करके
r की वैल्यू 0, ये जो r की वैल्यू है ना 3, ये यहाँ पुट करके x की 3 वैल्यूज निकल जाएंगी, x इज इक्वल टू 3 क्यूब। जब क्या पुट करोगे r को 0, जब r को 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 क्यूब प्लस 1, और जब r को 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 क्यूब प्लस 2। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, वही सब है। ठीक है, अब क्या करोगे, अगर x की वैल्यू 3q है, ठीक है, अगर मैंने नंबर 3q माना है, 3q टाइप का माना है, तो उस केस में इसने आपसे जो सवाल पूछा है ना, उसने पूछा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें इस फॉर्मेट का दिखाना है। तो बेसिकली जो भी हम नंबर मान रहे हैं उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर चेक करना पड़ेगा कि भाई इन तरीके मतलब इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैंने x को 3q माना है तो मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर चेक करूंगी। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर बेसिकली क्या होता है 9q स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 9q स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो कि मुझे जो प्रूफ करना है उसमें से कुछ आ जाए, भाई 3m या 3m प्लस 1 में से कुछ आ जाए। हाँ, 9q स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक है, अब 3q स्क्वायर को फिर दोबारा चेंज करके कोई इंटीजर का नाम दे देना, सपोज m रिप्लेस कर दो, तो बेसिकली ये क्या हो गया 3m के इक्वल हो गया। तो मैंने बता दिया भाई मैंने नंबर 3q फॉर्मेट का लिया था, उसका स्क्वायर किया तो मुझे 3m टाइप का नंबर मिल रहा है। तो दैट मींस ये वाला केस तो जस्टिफाई कर रहा है अपनी स्टेटमेंट को कि मैंने किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया, वो या तो इस फॉर्मेट में आ रहा है या इस फॉर्मेट में आ रहा है, मुझे इस बार ये वाला फॉर्मेट मिल रहा है। सिमिलरली मैं अपना क्या लूंगी, नंबर दूसरे टाइप करूंगी 3q प्लस 1। सेम काम करूंगी, सेम काम क्या करूंगी, मेरे को स्क्वायर करना है इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर का, इसका क्या करूंगी मैं स्क्वायर। x की वैल्यू 3q प्लस 1 ली, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे आइडेंटिटी लगा के तो क्या बनेगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, यही बनेगा। अब बताओ ये चेंज करोगे इस फॉर्मेट में, देखो 3m वाले फॉर्मेट में बनेगा क्या, ये क्या लग रहा है। देखो इन्होंने आइडेंटिटी यूज कर दी, अब इन्होंने क्या किया 9q स्क्वायर और 6q को पकड़ लिया, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो 3। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि भाई मैं कौन से दो टर्म्स पकड़ू, ये दो पकड़ के 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 अलग से कर दिया, ये दोनों पकड़ के इन्होंने क्या किया इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, प्लस 1। अब ये क्या बोल देंगे नेक्स्ट स्टेप में कि भाई ये सपोज किसी इंटीजर n के इक्वल है या n ले लो, तो 3n प्लस 1, क्या ये यही फॉर्मेट हो गया, m ले लेना क्योंकि इन्होंने m के फॉर्मेट में दे रखा है, तुम नीचे लिख देना सपोज 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m वेयर m इज एन इंटीजर, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देना, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3m प्लस 1 के इक्वल। दैट मींस मैंने सेकंड केस लिया अपना, x की वैल्यू 3q प्लस 1 ले ली, उस टाइम पे स्क्वायर करने पर मुझे कैसा फॉर्मेट मिल रहा है 3m प्लस 1 वाला फॉर्मेट मिल रहा है। तो इस केस में भी मेरी क्या हो रही है स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हो तो आपको इन्हीं दो टाइप के नंबर्स मिल रहे हैं। क्या इसी तरीके से थर्ड वाला भी कर सकते हो तुम। अब अगर मैं केस 3 ले लूं, केस 3 क्या हो जाएगा जब मैं x की वैल्यू क्या ले लूं 3q प्लस 2। देखो थर्ड केस लोगे, x की वैल्यू इन्होंने 3q प्लस 2 ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे स्क्वायरिंग करोगे। अब मैं स्क्वायरिंग क्यों कर रही हूँ बार बार, क्योंकि उसने जो स्टेटमेंट में पूछा है ना वो स्क्वायर के बारे में पूछा है कि हमें स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 3m और 3m प्लस 1 में शो करना है। स्क्वायर कर दिया, आइडेंटिटी खोल दी दोबारा से, देखो इस बार आइडेंटिटी ऐसे खुलेगी। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि इस बार कॉमन लोगे, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 3, अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 4, ऐसे ही बचेगा। Yes, ma'am. अभी क्या करोगे, अभी भी नहीं बना आपका आंसर, तो 3m प्लस 1 तो अभी भी नहीं बनेगा, 4 बनेगा। हाँ बेटा तुषार बोलो। We can write 3 plus 1. 4 को ना 4 को चेंज करके लिख दोगे। Yes, ma'am. ठीक है, मतलब थोड़ा दिमाग तुम्हें ऐसे ही लगाना है कि कैसे तोड़ू मैं इसको ताकि मेरा 3 कॉमन आ जाए और एक 1 मेरा अलग से बच जाए। ठीक है, देखो जैसे इन्होंने क्या किया 4 को तोड़ के क्या लिख दिया 3 प्लस 1। अब ये क्या करेंगे, अब पहले वाले 3 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 3, कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, एक 1 आपका बाहर पड़ा ही था। अब ये क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो ये लिखा हुआ है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको किसी इंटीजर का नाम दे देंगे, और नाम क्या देंगे m ही देंगे नाम, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है ना वो m के फॉर्मेट में प्रूफ करना है। तो तुम बोल देना सपोज 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, जहां m क्या है एक इंटीजर है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रिप्लेस करके क्या लिख देना 3m प्लस 1।
तो हम लोगों ने बेसिकली ये बोला था कि x हम 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तीनों फॉर्मेट में हमने स्क्वायर करके चेक कर लिया, तीनों फॉर्मेट में या तो 3m टाइप का आंसर मिल रहा है या फिर 3m+1 टाइप का आंसर मिल रहा है, और यही क्या बोला था, यही आप शो करके दिखाओ। क्लियर है? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? चलें आगे अब। Yes. अच्छा, ये मैं पीपीटी आज भेज दूंगी तुम्हें, शीट्स वगैरह हमारी रेडी हो गई है। इसमें ना एक आगे है, मैं पीपीटी की फॉर्मेट में ही भेजूंगी तुम लोगों को। ये 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके फॉर्मेट देख लेना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ना इन्होंने क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर पूछा हुआ है, ठीक है? तो पिछली बार हम स्क्वायर कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन जैसे ये है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ आउट ऑफ n, n+2 and n+4 is divisible by 3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको घर पे बैठ के एक बार ट्राई करना, और किसी को भी प्रॉब्लम आए मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था ना उसी के ऊपर थे। आज हम नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है? ये बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एक लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, डिवीजन का पढ़ा है, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, उसी का काम, ठीक है? ये एक टेक्निक है जिससे आप क्या निकालते हो, क्या निकालते हो, HCF निकालते हो। HCF क्या होता है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? Highest common factor. हाँ, और GCD की, GCD नहीं सुना होगा, GCD HCF एक ही बात है। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही बात है, ठीक है? तो कहीं GCD लिखा मिल जाए तो परेशान मत होना, निकालना वही है क्या, HCF। तो देखो छोटी क्लासेस में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं, ठीक है? और मेथड कौन सा यूज होता है, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, अगर मान लो एक एग्जांपल हम लेके चलें, 117 को 45 से डिवाइड करना है, बताओ, चलो तुम एक बार अपनी कॉपी पे करो, इसका HCF क्या आएगा? कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। HCF के भी 2 मेथड्स है निकालने के, ठीक है? एक तो क्या है, अगर नंबर ठीक ठाक दे रखे हो, ज्यादा बड़े नहीं हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक तुम्हें पता ही है कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है? लॉन्ग डिवीजन अभी मैं कर ही रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में तुमसे ही पूछूंगी, ठीक है? क्योंकि वो सबको आता है। चलो करो डिवाइड, उसको किस पे जाएगा ये, 45 2 कितना बच गया, ये 27। अब किस पे जाएगा, अब क्या करें बताओ, लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हो, रिमाइंडर 27 आ गया, Fine. इस रिमाइंडर को डिवाइजर मान के डिविडेंड क्या ले लोगे, जो ऊपर तुम्हारा डिवाइजर था वही, ठीक है? अब यहाँ परफॉर्म कर दो डिवीजन, 27 1 पे ही जाएगा, Yes, ma'am. रिमाइंडर कितना बचेगा, 18, ठीक है? ये रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को डिवाइजर मान के किसको डिवाइड कर दो, 27 को। ये किस पे जाएगा, ये भी 18, 1 जा 18 पे ही जाएगा। कितना बच गया, 9, ठीक है? 9 रिमाइंडर बच गया। अब इसको डिवाइजर मान के किसको डिवाइड कर दोगे, 18 को। ये चला गया किस पे, 2 पे चला गया, पूरा पूरा चला गया। तो आपको बेसिकली ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और इसमें अगर कोई अब HCF निकालने को बोल दे तो HCF क्या हो जाएगा, जो लास्ट डिवाइजर आपका आया है वही क्या हो जाएगा आपका HCF। तो यहाँ पर अगर कोई HCF पूछे तो HCF क्या हो जाएगा, 9, ठीक है? अब देखो ये तो हम लोगों ने डिवीजन परफॉर्म कर दिया, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, अगर हमें ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके, कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर बेसिकली हमने कितनी बार डिवीजन का जो प्रोसेस है परफॉर्म किया है, एक बार यहाँ किया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, और 4th टाइम इधर, ठीक है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या था, अगर आप एक बार डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 117 को मैं क्या लिख सकती हूँ, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, यही लिख सकती हूँ, Yes. ठीक है? नेक्स्ट डिवीजन मैंने ये परफॉर्म किया, 45 किसके इक्वल हो जाएगा, 27 इंटू 1 प्लस में 18। फिर मैंने डिवीजन यहाँ परफॉर्म किया, 27 किसके इक्वल हो जाएगा, 18 इंटू 1 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 9। और लास्ट वाले में क्या किया मैंने, 18 को डिवाइड किया है, तो 9 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है? ये तरीके से आपको लिखना है। और इसके अंदर जो लास्ट डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है लास्ट में, 18 मत लिख देना, ठीक है? डिवाइजर सिर्फ इतना पार्ट है, ये डिवाइजर है और ये क्या है,
क्वेश्चन, ठीक है। तो ये डिवाइजर ही आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो क्या लिख देना, HCF ऑफ 117 और 45 आपका कितना हो गया, 9, ठीक है। कर लोगे मेथड, Yes, ma'am. चले आगे। अब देखो और दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। अच्छा मान लो तुम्हें 3 नंबर्स दे दिए जाए तो क्या करोगे, HCF ही निकालना है इस बार भी, बट नंबर्स 3 हो गए भाई। अभी तक तो हम 2-2 नंबर्स के निकाल रहे थे ना, अब 3 हो गया, अब क्या करेंगे। हाँ मुकेश बेटा बोलो। पहले 2 का करेंगे, उसके बाद इसका जो डिवीजन होगा वो तीसरे से करेंगे। हाँ तुम क्या करो, कोई भी 2 पकड़ लो, कोई भी 2 पकड़ के उसके अंदर जैसे HCF निकालते हो ना, वैसे HCF निकाल के जो भी उसका HCF आता है, मान लो तुम्हारा मान लो तुम ये 2 सॉल्व कर रहे हो, इसका HCF ना तुम्हारा 45 आ गया, इस नंबर का और इस नंबर का दोबारा से फिर क्या कर दोगे, HCF निकाल दोगे, ठीक है। क्लियर है, वो जो लास्ट में आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होएगा, इन तीनों का HCF होगा, ठीक है। एक बार मेथड बस एक बार देख लो और दूसरा ले लो। देखो जैसे इन्होंने 2 नंबर स्टार्टिंग में कौन से ले लिए, 230 एंड 184, इन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, आपके साथ लिखते भी जा रहे हैं। देखो वहां लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करें, नीचे क्या कर रहे हैं, लेमा वाला रूल लगा रहे हैं, ठीक है। 230 और 184 का HCF क्या आ गया, देख के बताओ फटाफट, 46, ठीक है। अब ये 46 का और 276 का तुम क्या करोगे, दोबारा से डिवीजन परफॉर्म करोगे, और ये तो पूरा पूरा ही डिवाइड हो गया, अगर नहीं होता तो फर्दर आगे चलता, यहाँ 46 से 276 पूरा ही कट गया, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या ही हो जाएगा, 46 ही हो जाएगा, ठीक है। मान लो तुम आगे, मान लो ये कटता नहीं, सपोज ये कटता नहीं, यहाँ पर कुछ आ जाता, ठीक है, कुछ ए भी आ जाता, फिर उसको दोबारा डिवाइड करते, उस टाइम पे तुम्हारा डिविडेंड क्या हो जाता, 46। सॉल्व करते करते लास्ट में जो आता ना तुम्हारा डिवाइजर, वो क्या हो जाता फिर, HCF। बाई चांस यहाँ पर आपका 276 पूरा ही डिवाइड हो गया 46 से, 46 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी नंबर चाहे 3 दे, चाहे 4 दे, चाहे कितने ही दे, इतने वैसे नहीं देगा, बट अगर 4-5 नंबर्स भी हो गए, 6 नंबर्स भी हो गए, तो तुम्हें काम यही करना है, 2-2 नंबर्स को पकड़ते जाओ, 2 को पकड़ो, HCF आया, उसको फिर थर्ड के साथ पकड़ो, उसको फिर अगले के साथ पकड़ो, इस तरीके से आपका क्या निकल जाएगा, सारे नंबर्स का क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए गए तुमने क्लास में डिस्कस, No, ma'am. अच्छा एक काम करना बेटा, मेरे को ना अगर तुम्हें कुछ प्रोवाइड कर रखा है ना मटेरियल, एक बार मुझे सेंड कर देना, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है अभी कि तुम्हारी क्लासेस में किस लेवल तक का डिस्कस किया गया है और क्या तुम्हारा सिलेबस है, DMVS का थोड़ा अलग है ना। तो एक बार मुझे PDF सेंड कर देना, ताकि मैं गो थ्रू कर लूँ उससे कि मैं कहीं बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं जा रही, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली कोचिंग कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, फिर मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाँ कनक बेटा, बोलो तुषार, कोई प्रॉब्लम है क्या। Cannot, you are not audible. Am I audible now? हाँ हाँ जी बेटा बोलो। मैम सो आई वाज सेइंग कि जो हमारी टीचर्स हैं, हमने उनसे एक बार फिर से कंफर्म किया था, तो उन्होंने बोला कि टर्म 1 का जो सिलेबस है वो अब रिपीट नहीं होएगा फाइनल में, हमें अब टर्म 2 का ही अच्छा करवाएंगे बेसिकली एग्जाम्स कब है आपके, एग्जाम मार्च में, फेब में, मार्च में। मार्च में। एंड उन्होंने बोला है कि मतलब जो हमारा टर्म 1 था वो हाफ बोर्ड था, सो आई एम स्टिल नॉट क्लियर, एक बार हम फिर से पूछ सकते हैं। जब हमने पूछा था तो टीचर्स ने यही बोला कि हाफ आपका हो चुका है, टर्म 1 हो चुका है, वो रिपीट नहीं होएगा अब। मतलब सेमेस्टर सिस्टम हो गया ना आपका 10th हाँ। में, ठीक है। सो सेकंड में कहाँ से आ रहा है आपकी, मतलब सेकंड टर्म में पहला चैप्टर कौन सा है। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं मैम हम अभी मैथ्स में। अच्छा ठीक है, चलो एक बार बेटा कंफर्म करके आप ना मेरे को कोई भी एक जना, खनक बेटा आप ही कर देना, ऐसे मैं सबको बोलूंगी तो फिर आप मेरे को पता है क्या बता देना, एक तो आप मुझे बता देना कि आपके सेकंड टर्म में चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। और एक मुझे अगर आपके पास कोई PDF वगैरह है सिलेबस की या कुछ इस तरीके का मटेरियल अगर टीचर्स ने प्रोवाइड कर रखा है वो दे देना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फिर लिंक करके चलती हूँ, ओके मैम। ठीक है। आज तो कर लो ये एक बार, फिर मैं तुम्हारी सिलेबस वगैरह की बात करती हूँ कि बच्चों का सेकंड टर्म आ रहा है तो सेकंड टर्म से करें। देखो ये मैं बता देती हूँ कैसे करना है आपको, इन 2 नंबर्स का HCF
इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का एचसीएफ आपको निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आता है? फटाफट बताओ मेरे को इसका एचसीएफ क्या होगा। अभी पढ़ा है तुमने। 72 को 56 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन क्या आएगा? 156। रिमाइंडर क्या आएगा? माइंड में ही करा करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, माइंड में करो। 16, ठीक है। रिमाइंडर 16। अब अंदर क्या चला जाएगा? 56। अब किस पे जाएगा ये? 16 3 48, ठीक है। बच कितना गया? 8। 16 अंदर चला गया, 8 2 16 कट गया, मतलब 0 बच गया रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर आपको इसको लिखना हो जैसे हमने अभी पीछे लिखा था, तो आप कैसे लिखोगे? 72 किसके इक्वल है? 56 इंटू 1 प्लस 16। इसी तरीके से 56 किसके इक्वल है? 16 इंटू 3 प्लस 8। इसी तरीके से लास्ट में 8 किसके इक्वल है? 16 इंटू 2, सॉरी 16 इंटू 2 नहीं, 16 किसके इक्वल है? 8 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। तो वैसे तो कोई एचसीएफ पूछ ले यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। अभी क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है ना, देखो ये क्या कह रहा है कि एचसीएफ को एक्सप्रेस करो ऐसे फॉर्मेट में। दैट मीन्स हमें 8 को एक्सप्रेस करना है ऐसे फॉर्मेट में, यही बोलना चाह रहे। तो तुम क्या करना, नीचे से शुरू हो जाओ, ये पहले वाला तुम क्या कर देना? छोड़ देना। नीचे जो सबसे लोएस्ट लेयर आएगी उसको छोड़ देना, उससे ऊपर जंप मारो, उससे ऊपर जंप मार के क्या कर लो? एचसीएफ निकाल लो। 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 माइनस 16 इंटू 3। देखो मेरे को एचसीएफ को ऐसे रिप्रेजेंट करना था जिसमें एक नंबर 56 है, एक 72 है। क्या तुम्हें 56 दिख रहा है? 56 तो कैसे ना कैसे करके हमने डाल दिया इसमें। अब मुझे 72 और चाहिए। 72 कहां से आएगा? इस 16 की वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाल कर डाल दो। फर्स्ट वाली इक्वेशन से 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72 माइनस 56, यही आ जाएगी। यहां डाल दो। 8 किसके इक्वल हो जाएगा? 56 माइनस 72 माइनस 56 इंटू 3। अब ये माइनस करके मत लिखना, ठीक है। सॉल्व थोड़ी करना है हम लोगों को, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर का। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 56। अब तुम मल्टीप्लाई करो इसको, ये बनेगा माइनस 72 इंटू 3। और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 56 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या बनेगा? माइनस 3 इंटू 56 बनेगा, लेकिन एक माइनस साइन बाहर भी है। तो ओवरऑल समझ आ रहा है ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 56। ये स्टेप समझ आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? ठीक है। नेक्स्ट में क्या करोगे आप? इन दोनों का पेयरिंग कर लो। 56 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस 3, और यहां से क्या मिलेगा? माइनस 72 इंटू 3। तो ये क्या बन गया? 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3। क्या अभी भी मेरा फॉर्मेट में प्रॉब्लम है? थोड़ा सा है, ऊपर प्लस है, इधर क्या है? माइनस। तो तुम क्या करोगे? इसको प्लस बना लो 72, इसको माइनस 3 लिख दो, चलेगा? ठीक है, प्लस कर दिया मैंने क्योंकि मुझे फॉर्मेट में प्लस चाहिए था। अब ये माइनस 3 है, अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन में तो आगे जब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखोगे तो माइनस ही आएगा देखा जाए तो, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, लिख तो दिया मैंने। ये मेरा एचसीएफ था। एचसीएफ की कौन से फॉर्मेट में दिख रही है तुम्हें वैल्यू? 56x प्लस 72y, जहां पर x क्या है? 4 और y क्या है? -3, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया एक मेथड, तुमने एक तरीके से मतलब सॉल्व करके उसको लिख के बता दिया भाई हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 2 वेज पूछे उसने। दूसरे में क्या करोगे? दूसरे में मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, खुद ट्राई करके देखना। दूसरे मेथड में क्या करोगे? मतलब एक तरीका और मिल जाए मुझे। ये जो दो नंबर्स है ना, 56 इंटू 72 करके एक बार 56 इंटू 72 ऐड कर देना। किस में ऐड करोगे? किस में ऐड करोगे बताओ? बोलो किस में ऐड करोगे? जो भी आपका फाइनल आंसर आया था ना उसमें एक बार ऐड कर देना और एक बार क्या कर देना? सबट्रैक्ट कर देना। फिर सेम वाली टर्म्स होंगी ना 56 वाली, उनको एक तरफ कर लेना। 72 वालों को एक तरफ कर लेना। फिर से तुम्हारे पास यही वाला एक फॉर्मेट बन जाएगा, लेकिन उस टाइम पे आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, ठीक है। ट्राई करके देखोगे इसको एक बार?
एक तो ये समझ आ गया होगा, हम लोगों ने मतलब पूरा सॉल्व करके निकाल दिया भाई। एक तरीका ये है जिसमें मेरी x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है -3। नेक्स्ट में क्या करोगे, एक और तरीका भी देखना है ना हमें, तो उसमें क्या करोगे, यहाँ पहुंचने के बाद ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना, ठीक है। फिर क्या करोगे, दो दो टर्म्स की पेयरिंग कर लेना, वहां से 56 कॉमन निकल जाएगा, एक से 72 कॉमन निकल जाएगा, दोबारा से आपका क्या है यही फॉर्मेट बन जाएगा। अब तुम कह रहे हो कि तुम लोगों को ये कराया नहीं गया, तो मैं ज्यादा इस पे फिर मतलब वो नहीं कर रही हूँ अभी। तुम मुझे ये बताओ कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो तुम अटेम्प्ट कर लोगे ना उसको? क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन से तुम्हें पहले HCF निकालना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें अपना ये डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई मारना है, इक्वेशंस लिखनी है 4, इसमें 3 बनी है आपकी, नीचे वाली इक्वेशन छोड़ के ऊपर वाली से शुरू हो जाना। ऊपर वाली में क्या करना है, आपको HCF की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पर 8 आपका HCF है ना, 8 की वैल्यू निकाल लो। 8 की वैल्यू निकाल ली मैंने, बाकी सारा लेफ्ट पोर्शन मतलब लेफ्ट साइड भेज के। फिर नेक्स्ट में मैंने क्या किया, 56 तो मेरा आ गया, मेरे को 72 और चाहिए था। 16 की वैल्यू, यहाँ पर ऐसा कोई नंबर तुम्हें मिल जाएगा, अपने आप ही मिल जाएगा। 16 की वैल्यू निकाल लेना, ये बाकी सारा पोर्शन लेफ्ट में भेज देना। वो वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। उसके बाद मैंने बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है, प्लस माइनस इधर उधर करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया। क्लियर है? अच्छा, जिसको सेकंड मेथड में मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया ना, मैं इस पीपीटी में ऐड कर दूंगी। मेथड 2 में पीपीटी में ऐड करके भेजूंगी, उसको एक बार रीड मार लेना। मैंने वैसे तुम्हें समझा तो दिया है करना क्या है, तो और 2 क्वेश्चन भी दूंगी इसमें होमवर्क, वो खुद ट्राई करके देख लेना। कर लोगे? क्वेश्चन ना थोड़े बड़े Yes, हैं, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट बताओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? देख के मत बताना, वैसे ही बता दो अगर किसी को याद है तो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी तो है तुमने, इसका मतलब तुम भूल रहे हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जिसको तुम क्या बोलते हो, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हो ना। ये फैक्टर्स बना के मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो, ठीक है। कोई भी कंपोजिट नंबर है, दैट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे 10 को लिखना हो तो इस थ्योरम का यूज करके कैसे लिखोगे, 2 into 5। 20 को लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 2 into 2 into 5। तो ये जो तुम काम कर रहे हो ना, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर सबको पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर्स हो, ठीक है। तो उनको आपने प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। भाई 10 को 2 into 5 लिख सकते हो, 20 को 2 into 2 into 5 लिख सकते हो, ठीक है। यही क्या है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका क्या मतलब है कि कोई एक नंबर का तुम फैक्टर करके लिख रहे हो, ठीक है, ये थ्योरम यूज करके लिख रहे हो, तो किसी दूसरे नंबर का फैक्टराइजेशन ऐसे पॉसिबल नहीं। क्या तुम 20 या 10 के अलावा कोई और नंबर ऐसा ले सकते हो, क्या सोच सकते हो जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 ही हो? नहीं, कि केवल 10 ही ऐसा नंबर है जिसको कैसे लिख सकते हो, 2 into 5 के फॉर्मेट में लिख सकते हो, और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, ये फैक्टराइजेशन आपकी कैसी है, यूनिक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर्स। अब 10 को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5 into 2, ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट वैसे यूनिक होगा अगर 10 का मल्टीप्लीकेशन प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में तुम 2 into 5 लिख रहे हो, तो और कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जिसको तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो क्या ये थ्योरम क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चले आगे, नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, अगर p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल लेके देख लो, कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो a स्क्वायर कुछ भी मान लो मैंने 49 ले लिया और एक नंबर ले लिया 7। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? 7 एक प्राइम नंबर है? 1 और 7 के अलावा 7 के कोई फैक्टर्स हैं क्या? नहीं है। दैट मीन्स ये एक प्राइम नंबर है और ये क्या है, ये a स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट है। तो अगर 7 49 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 7 7 को भी डिवाइड करेगा क्या?
49 का मतलब क्या है 7 का स्क्वायर। तो ये बोल रहा है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा। दैट मींस अगर 49 को डिवाइड कर रहा है तो 7 को भी करेगा क्या, 7 को करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और कोई एग्जांपल भी ले सकते हो। मान लो 25 ले लो और 5 ले लो। 25 को 5 एक प्राइम नंबर है, 25 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 25 क्या है 5 का स्क्वायर। तो क्या 5 इस 5 को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली। Yes, ma'am. ठीक है, तो यही ये थ्योरम कह रही है कि p कोई एक प्राइम नंबर है, a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो वो a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? देखो ये वो क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है। एक्सप्रेस HCF ऑफ 468 एंड 222 एज दिस। इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है दो डिफरेंट वेज में। सेम क्वेश्चन है, बस ये वहां 56 था 468 की जगह, और यहाँ क्या था 72। नेक्स्ट क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने सीख ही लिया है। नॉर्मल मेथड तो क्या होता है, नॉर्मल मेथड सबको आता है, 10, 25, 60, 54, इन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें करना आता है। कैसे करते हो, 2 इंटू 5, 5 इंटू 5, 60 का कैसे करोगे, ऐसे ही करते हो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और फिर 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इसको कैसे लिखते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसमें भी किसी को प्रॉब्लम है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। एक होता है फैक्टर ट्री। अगर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो वैसे तो किसी काम का नहीं है, बट थोड़ा सा फिर भी समझ लो फैक्टर ट्री क्या है। फैक्टर ट्री कुछ भी नहीं है, बस ये जो नॉर्मल मेथड था ना उसको ट्री बना के लिख देते हैं। सपोज मैं 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बोल रही हूँ, तो मेरे को बताओ फटाफट 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। फटाफट दो, फटाफट कोशिश कराओ तुम जल्दी आंसर दो, ताकि इससे ना तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होगी। मतलब ऐसा भी नहीं कि गलत ही देना है। हाँ तो शायद बेटा बोलो। Ma'am, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 2 into 2 into 3. एक तो चैट बॉक्स 2 into 2 into 2 into 30। बेटा ये किसने दिया आंसर मुझे, मोहम्मद ने। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 30। अब मोहम्मद का 3 बार 2 आया है। मोहम्मद देखो बेटा आपने कहाँ गलती की है, दो सिर्फ 2 ही बार है। तुषार आपका यही था, इसका मतलब तुम Yes. गड़बड़ कर रहे हो, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में भी गड़बड़ कर रहे हो। मोहम्मद क्लियर हो गया क्या आपको, पता चला आपने कहाँ गलती की है? ठीक है, देखो ये तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करके कर दिया, मतलब लिख दिया। फैक्टर ट्री में क्या है, तुम एक ट्री बनाओगे। ठीक है, ट्री कैसे बनाओगे, तुम एक सर्कल बना लो, उसमें 156 लिख दो। अब 156 को सबसे छोटा प्राइम नंबर जो भी इसको डिवाइड कर रहा है लिखो। क्या तुम्हें दिख रहा है ये 2 से डिवाइड हो रहा है? ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आंसर मिलता है, जैसे तुमने यहाँ किया था ना 156 को 2 से किया था, 2 7 14, 2 8 16, तो कितना आंसर मिल रहा था 78। मेक श्योर जो भी लेफ्ट वाला सर्कल है इसके अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए। तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। यहाँ 78 और यहाँ 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, जो लेफ्ट वाला है ना सर्कल उसके अंदर आपको प्राइम नंबर ही लिखना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर 2 है, लिख दिया, और सबसे छोटे से ही शुरू करना है। ठीक है, 2 से शुरू कर लिया मैंने। अब 2 पे फिर से जा रहा है, इसको मैं फर्दर क्या करूंगी, सर्कल बना के 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 39। नेक्स्ट स्टेप में इस बार ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इस फिर से ब्रांचेस निकाल दो, इसके इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 13। अब देखो यहाँ पर तो दोनों ही प्राइम होगी ना, 13 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो यहाँ पर अगर तुम 13 इधर लिख दो या 3 इधर लिख दो ना, फर्क नहीं पड़ता। हमारा रूल बस यही था, जो पहला सर्कल है उसमें क्या आना चाहिए, आपका प्राइम आना चाहिए। तो लास्ट में जब तुम सॉल्व करके बिल्कुल एंड तक चले जाओगे 100% वहां पर आपकी प्राइम नंबर ही बचेंगे दोनों, तो वो आगे पीछे आप कर सकते हो, बाकी मत करना। ठीक है, एक पैटर्न सा फॉलो करो कि 13 और 3 में से छोटा कौन सा 3, तो उसको लेफ्ट में ही रखना। ठीक है, यही क्या है तुम्हारा, यही क्या है फैक्टर ट्री। अब इसमें से कैसे लिखोगे निकाल के, जो जो प्राइम आ रहे हैं ना इसमें
वो निकाल के मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में लिख दो। देखो एक 2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 और एक 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्या ये चीज है? ठीक है, ये कहीं काम नहीं आना तुम्हारे लाइफ में, बट अगर ये चीज तुमने पढ़ी है या है उसमें, तो फैक्टर ट्री का मतलब ये है। कर लोगे अब? आ गया समझ फैक्टर ट्री का मतलब क्या है? Yes, ma'am. ठीक है, तो चलो मुझे एक पोल का आंसर देना, थोड़ा सा ध्यान से देना। ऐसे ही है वैसे, मतलब गेम टाइप का समझ लो इसे। एक बार लॉन्च कर देती हूँ। चलो तुम सोच लो इतने बैठ के। कर दिया मैंने लॉन्च। Ma'am, I voted. हाँ मुकेश बेटा बोलो। मैम ए में 21 है या फिर 2 है? नहीं ए नहीं, आपको ए प्लस बी निकालना है। क्वेश्चन देखो ना, इन ट्री ए प्लस बी कितना होगा? दो बच्चों के वोट्स तो आ गए हैं और उन्होंने बी ऑप्शन दिया है भाई। बी ऑप्शन तुमने क्यों दिया भाई? तुमने क्या निकाल दिया? चलो मैं एंड कर रही हूँ, किसी और को देना है या एंड कर? यस मैम, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाए तो तुम लोग बड़ा इंटरेस्ट लोगे ना सॉल्व करने में, मजा आ जाते हैं सॉल्व करने। अच्छा एक बच्चा और रह गया जिसने वोट नहीं किया, बेटा आपको करना है। एक तो मुकेश का आया, एक तुषार का आया, तीसरा किसने किया है? सूर्यांश ने किया है, तो कौन सा बच्चा रहेगा? Excuse me, ma'am. हाँ सूर्यांश बेटा, मोहम्मद रह गया ना? Ma'am, I voted in a hurry, so the correct answer is different from what I voted. अच्छा कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं, चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 3 वोट शो कर रहा है, बच्चे कितने हैं? मोहम्मद ने नहीं किया वो, ठीक है। देखो ये बिल्कुल सिंपल सा था क्वेश्चन आपका। अभी आपको पता है फैक्टर ट्री में हम क्या कर रहे थे? ये जब हमने फैक्टर ट्री बनाया था, तो ये जो 2 नंबर्स हमारे आ रहे थे, इसका मल्टीप्लीकेशन तो ये बड़े वाला सर्कल था, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू 39 ही तो ये बड़े वाला सर्कल था। 2 इंटू 39 क्या होता है? 78। 3 इंटू 13 क्या होता है? 39। तो बस यही करना था आपको। 3 7 का क्या हो जाएगा? 21। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 21। 2 इंटू 21 क्या हो जाएगा? 40। 42. ठीक है, 42 सही आंसर है। अब 63 किसने दिया था? Ma'am, at first I gave 42, but then I changed it अच्छा to हाँ, 63. अच्छा तुमने ये 42 ये वाला आंसर दे दिया, ठीक है। ए प्लस बी निकालना था ना हमें, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा? 42 प्लस 21 कितना हो गया? 63। ठीक है, इस वजह से बी ऑप्शन में गड़बड़ था। मतलब आप लोगों ने बी की वैल्यू निकाल दी आई थिंक, जिन्होंने भी बी ऑप्शन मार्क किया है। ऐसा ही किया क्या तुमने? ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया करो एक बार। ए प्लस बी पूछा था, 63 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। ये भी मेरे को पोल पे आंसर देना और थोड़ा सा सोच समझ के देना।
चैट बॉक्स में मत देना कोई भी, कर दिया मैंने लॉन्च, देख लो। Ma'am, I voted. ठीक है तुषार बेटा। अच्छा 2 वोट्स आ गए हैं, 2 और कर दो बेटा फटाफट। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। एक्सपोनेंट क्या होता है, जो भी तुम फैक्टराइजेशन में नंबर लिखोगे ना, प्राइम नंबर, उनकी पावर क्या है उसको ऐड कर दो, सम पूछ रहा है उसका। फोर्थ स्टूडेंट को देना है आंसर या एंड कर दो बोल। ठीक है, देखो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, किस पे जाएगा, 2 4 2 9 18 7 7 और 7 1। तो बेसिकली 98 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 7 की पावर कितनी है 2। ये तो सबको लिखना आता है ना। 7 इंटू 7 का मतलब है 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 इंटू 7 का मतलब है 7 क्यूब। बाकी एक्सपोनेंट्स वाला टॉपिक हम करेंगे, बट अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है टर्म 1 में तो इतना आइडिया होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है, इन्हीं को क्या बोलते हो, यहाँ पावर 1 है, इधर पावर कितनी है 2। यही आपके क्या है येलो में जो मैंने लिखे हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो इनका सम पूछा था उसने, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, ठीक है, चले आगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 10 मिनट और पढ़ा दूं क्या, 10 नहीं तो 5। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो एक बार। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर एंडिंग इन 0, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर एंडिंग इन 5। अब आपको ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे ये पता चल जाए कि भाई नंबर के एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा। सपोज देखो कुछ नंबर्स में दे रही हूँ आपको। हाँ तुषार बेटा बोलो। Ma'am, if the prime factorization of the number contains 2 and 5, then it will end with 0. हाँ वेरी गुड। अब देखो अगर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आएगा, फटाफट बोलो। 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 into 5. 5। 30 को क्या लिखोगे, अच्छा देखो 30 के 2 लिए into ऐसे 3 है, into 5. हाँ 30 के लिए देखो तुम्हें थोड़ा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है भाई। 10 को मैंने 2 इंटू 5 लिखा है ना, तो 30 बेसिकली क्या है, 10 इंटू 3 तो होता है 30। तो 10 को क्या लिखते हो 2 इंटू 5, तो यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू में 5। 70 को भी लिख सकते हो ऐसे ही, बिना तुम एलसीएम वाला मेथड यूज करके। 10 इंटू 7 क्या होता है 70। 10 को मैंने क्या लिखा था 2 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 5 इंटू 7। 100 को क्या लिख सकते हो, 2 into 100 को लिख सकते हो 10 इंटू 10। 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू, इस 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो जितने भी नंबर्स हैं जिनके एंड में एक 0 मिल रहा है, वहां पर तुम्हें कॉमन चीज क्या दिख रही है, ये चीज कॉमन दिख रही है सब में, एक 2 और 5 है। ठीक है, इस 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन करने पर ही तुम्हें क्या मिल रहा होगा, एक 0 क्रिएट होता दिख रहा होगा। तो जब भी किसी प्राइम फैक्टराइजेशन में तुम्हें 1 2 और 5 दिख जाए, ऐसा नहीं है कि खाली 2 से काम चल जाएगा या खाली 5 से काम चल जाएगा, नहीं, दोनों 2 इंटू 5 या दोनों 2 और 5 आपके फैक्टराइजेशन में होने चाहिए। तो इसका मतलब उस नंबर के एंड में क्या आएगा 0। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर एंडिंग इन 0। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर एंडिंग इन 5 का क्या मतलब है, आपको कैसे पता चलेगा कि नंबर के एंड में 5 आएगा। सोचो, अब दिमाग लगाओ थोड़ा, 5 के लिए क्या करेंगे तुम। अगर ऐसे नहीं दिमाग चल रहा ना, तो तुम कुछ नंबर्स ले लो, जैसे तुम्हें पता है 5 25 35, और नंबर्स ले लो जैसे 45। ठीक है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, अपने आप चमक जाएगा। 5 को तो 5 इंटू 1 ही लिखते हैं, 25 को 5 इंटू 5 लिखते हैं, 35 को 5 इंटू 7 लिखते हैं, 45 को 3 स्क्वायर इंटू 5, यही लिखते हैं। क्या दिख रहा है कॉमन, हाँ तुषार बेटा बोलो। It should have 5 as prime हाँ, factor. एक 5 है हर जगह, एक 5 है हर जगह। ठीक है, दैट मीन्स 5 की चेक करने के लिए भाई उसके एंड में 5 आएगा कि नहीं, तुम्हें उसमें फैक्टराइजेशन में एक 5 मिलेगा। ठीक है, अगर एक 5 नहीं है तो 5 नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर बाय चांस फैक्टराइजेशन में एक 2 भी आ गया तो वो कभी भी तुम्हें 5 नहीं दे सकता एंड में। क्यों, क्योंकि 5 और 2 दोनों ही आ गए ना, तो उस केस में तो तुम्हें क्या मिलेगा एंड में 0 मिलेगा। तो 5 मिलने की कंडीशन ये है कि
प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मिलना चाहिए और 2 नहीं मिलना चाहिए, और 10 मिलने की मतलब 0 मिलने की कंडीशन क्या है, 5 और 2 दोनों मिलने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब तुम मेरे को एक क्वेश्चन बता दो, इस पे लिखो एक बार। क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास। चलो इसका आंसर मेरे को पोल पे ही देना। Ma'am, you are making a poll. हाँ बेटा, बस एक सेकेंड। देखो आ गया होगा स्क्रीन पे। ठीक है मुकेश, मतलब वोट कर दिया, यही बता रहे हो ना? ना मैम, उसका जो पावर है वो n है या फिर 4 है? एन है बेटा, एन है पावर। ओके। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आया हुआ और 2 बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, एंड कर दूं मुकेश या देना है आपको आंसर? मैं कर रहा हूँ। It was N, ma'am. N. हाँ एन है बेटा, एन फॉर नेपाल। नेपाल Yes, है। sir. ठीक है, अच्छा सिर्फ एक बच्चे ने गड़बड़ की है, जिसने ए ऑप्शन दिया है। अब देखो नंबर्स क्या दे रखे हैं, 6 की पावर n है। ठीक है, एक तरीका तो आपका क्या है कि आप ना अंदर वाले को क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। अब 6 की पावर n की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी पावर n की बात करें बेसिकली। इसको ओपन करना आता है सबको? Yes, ma'am. 2 की पावर n इंटू 3 Two की and ऐसा क्या है जिसको three. नहीं आता? ठीक है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, क्या तुम्हें कहीं 5 दिख रहा है इसमें? नहीं। ठीक है, कहीं भी नहीं है 5, 5 है ही नहीं तो 0 बन ही नहीं सकता। इधर आ जाओ, 4 की पावर n है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 और उस पे क्या है, पहले 4 को फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका। 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या है, मतलब 4 की पावर n को n। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n। मुझे 5 यहाँ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ये भी गया। सेम जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे वहां पर आपको 5 नहीं दिखेगा। मुझे 2 और 5 दोनों चाहिए 0 लेने के लिए। ठीक है, तो 2 टू 2 तो मुझे सब में दिख रहा है, बट 5 नहीं दिख रहा। ठीक है, एक तरीका तो है ये। एक तरीका क्या है, सपोज मैंने 6 ले लिया। ठीक है, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होता है क्या? होता है। 6 स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होएगा बताओ? 6 स्क्वायर 36 होता है। 36 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा 6 की पावर 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 की पावर 3, 6 कितना होता है? Two into three. हाँ मुकेश बेटा बोलो। 216। 216। तो 216 का अगर मान लो तुम्हें बेसिक मेथड से जाना है बिल्कुल, तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो एक बार। कितना आ रहा है 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 आएगा। देखो आ रहा है। तो तुम एक चीज देख रहे हो,
मैं 6 की कोई भी पावर कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, मैं 6 की कोई भी पावर कर रही हूँ, क्या मेरे प्राइम फैक्टर्स बदल रहे हैं? क्या 2 3 के अलावा मुझे कोई और प्राइम फैक्टर मिला? टू थ्री के अलावा कोई और नंबर लिखा मिल रहा है तुम्हें? नहीं मिल रहा, बस पावर No, चेंज ma'am. हो रही है, ठीक है। जब मैंने 6 का किया तो पावर थी 1 1, जब मैं 36 का कर रही हूँ पावर होगी 2 2, जब मैं 6 की पावर 3 का कर रही हूँ पावर होगी 3 3, आगे 4 का करूंगी ना तो पावर 4 4 हो जाएगी, मतलब डिफरेंस पावर में आ रहा है, ठीक है। तो कल को जब मैं 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन तुमसे पूछूंगी तो क्या तुम्हें 2 और 3 के अलावा कुछ मिलेगा क्या उसमें? पावर की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ 2 और 3 की बात कर रही हूँ। एक नंबर, एक प्राइम फैक्टर 2 मिलेगा, एक क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। क्या लॉजिक समझ आया? तो अगर 6 की पावर n में जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो 2 मिलता है और 3 मिलता है, तो क्या इसमें 0 आ सकता है एंड में? एक 5 भी आना चाहिए था ना, अगर 5 आता तो 5 2 10 बन के एंड में 0 आता, बट तुमको पता चल गया कितनी भी पावर कर लूं प्राइम फैक्टर्स तुम्हारे 2 और 3 ही रहने हैं, बस इनकी पावर्स चेंज हो जाएंगी, तो 5 कभी नहीं आएगा, दैट मीन्स ये नंबर आपको कभी भी 0 नहीं देगा एंड में, ठीक है। क्लियर है? कर लोगे? Yes, ma'am. बस एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, मेरे को ये बताओ क्या ये कंपोजिट नंबर है क्या? Yes, ma'am. कंपोजिट है क्या ये? कंपोजिट के लिए क्या चेक करते हो? अब ऐसे करने मत बैठ जाना कि तुम इनको मल्टीप्लाई करो और प्लस 13 कर रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं करना। क्या करना, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो या कर रहे हो, जैसे 13 कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बच गया 7 इंटू 11 प्लस में 1, ठीक है, ये क्या हो गया 13 इंटू में 78। पहली बात तो तुम्हें यहीं से दिख गया ये कोई ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर्स तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको तुम 13 इंटू 78 में ब्रेक करके लिख सकते हो। अब 78 को फर्दर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करके ब्रेक करके लिख सकते हो क्या? 78 क्या हो जाएगा 2 इंटू में 39, 39 को फिर से तुम करके लिख सकते हो, मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ 78 को तोड़ के लिख लो, 2 3 जा 6 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 3 इंटू में 13। तो इतने सारे नंबर हैं 13 78 2 3 जो कि इस नंबर को क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, दैट मींस ये कैसा है, प्राइम तो है नहीं, तो कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आए ना तुमसे पूछे कंपोजिट है कि नहीं, उसमें पूरा मल्टीप्लीकेशन मत करना, ऐसे कुछ कॉमन आ रहा होगा और तुम्हें पता चल जाएगा 2 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वो नंबर, दैट मींस वो कैसा है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। Yes, ma'am. कोई डाउट है आज के सेशन में? No, ma'am. ठीक है, तुषार बेटा खनक तो चली गई है और मुझे उसका आईडी भी नहीं भेजेगी कि नहीं, एक बार आप मुझे जो है भेज दोगे क्या?